नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। ये लेसन बड़ा लेसन है, तो इससे रिलेटेड आपको 2 वीडियो दिए जाएंगे ताकि आपको एक कंप्लीट जानकारी दिया जा सके और आप एग्जाम में आने वाले प्रश्न को अच्छे ढंग से हल कर पाएँ। क्योंकि आपके जेपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न 4 अंक के पूछे जाएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले कई जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित आपको जानकारी दे चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं या आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ झारखंड जनजातीय शासन व्यवस्था के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में जाएं और आप इन सारी वीडियो को देखें ताकि आपका वहाँ से बेस मजबूत हो पाए। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप इस चीज़ों को अच्छी ढंग से समझ पाएँ और आप एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को हल कर पाएँ। जैसे हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ से चीज़ों को देखिएगा तो वहाँ से आपके बेस मजबूत होंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा। जैसे अगर हम आपको यहाँ समझाना चाहें तो आपने अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़े होंगे। कभी कभी प्रश्न आपने ये भी देखा होगा कि कई स्थिति में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। कौन ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली हो जाता है? तो रिट जारी करने के मामले में चीज़ों को समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। रिट जारी करने के मामले में देखिए, ये रिट से आप अवगत हैं क्योंकि इसे अनुच्छेद 32 में आपको पढ़ाया गया होगा। अनुच्छेद 32 में आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि अगर आम आदमी का अगर कोई मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश करता है या छीनने की कोशिश करता है तो मौलिक अधिकार के जो रक्षक होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। अगर कोई आम आदमी के मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार के रक्षक होते हैं और मौलिक अधिकार को रक्षा प्रदान करने के लिए 226 अनुच्छेद के तहत ये भी 5 रिटें जारी करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ मौलिक अधिकार के संबंध में 5 रिटें जारी करते हैं। उसी तरह से हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार के संबंध में 5 रिटें जारी करते हैं। लेकिन संपत्ति के आधार पे भी हाई कोर्ट रिटें जारी करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिटें नहीं जारी करती है संपत्ति के आधार पे। ठीक है, तो आप यहाँ देखें ना कि देखिए यहाँ हाई कोर्ट अधिक पावरफुल हो गया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 रिटें तो जारी कर ही रहा है। उसके अलावा संपत्ति के आधार पे भी ये अलग से रिटें जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिटें संपत्ति के आधार पे नहीं जारी करती है। तो अगर आप रिट के बारे में अनुच्छेद 32 में नहीं पढ़ें तो क्या आपको 226 में अगर पढ़ाया जाएगा रिट के बारे में तो क्या आप उस रिट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, हम वही आपको समझाना चाह रहे हैं कि पहले आप उस शासन व्यवस्था को नहीं पढ़े हैं। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था की बात हो, नागवंशी शासन व्यवस्था की बात हो, इन सारे शासन व्यवस्था के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आप जेपीएससी जैसे एग्जाम में आने वाले प्रश्न को हल कर पाएँ, ताकि आपका कोई प्रश्न ना छूटे और आप इस जानकारी से संतुष्ट भी हो पाएँ। चलिए, असुर जनजाति के बारे में हम आपको बताते हैं। असुर जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति के अंतर्गत आती है। देखिए, झारखंड में असुर जनजाति का विस्तार है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी जो संख्या है वो बहुत कम पाई जाती है। ये कौन ऐसे जनजाति के समुदाय से संबंधित हैं? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड प्रजाति
समूह से संबंधित हैं। पर प्रोटो अस्ट्रोलैंड कहने का मतलब ये है कि असुर जनजाति के जितने भी लोग होंगे उनका होठ मोटा होगा, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। जो प्रोटो अस्ट्रोलैंड समूह से संबंध रखते हैं उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। उनके होठ मोटे होते हैं, कद मिडिल होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, नाक चपटे होते हैं और जो आपका ये फेस होता है वो लंबे होते हैं। अगर वे उनकी जो आकार है या तो उनकी जो आपके बनावट है ऐसा दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रोटो अस्ट्रोलैंड समूह से संबंध रखता है। इनकी भाषा की बात करें, असुर जनजाति की भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा है वो आसुरी भाषा है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के भाषा से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा से संबंधित है आसुरी भाषा। अगर जातीय, इनकी एक अपनी जातीय पंचायत भी है। अगर असुर जनजातियों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो निपटारा करने के लिए एक जातीय पंचायत होती है और उस जातीय पंचायत को संचालित करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं। एक पंचायत है तो पंचायत को संचालित करने के लिए अधिकारी भी होते हैं। उस अधिकारी में से महतों, बेगा, पुजार और गोड़ाइत होते हैं। सबका अलग अलग काम है, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। उसमें से अगर देखा जाए तो प्रमुख जो होते हैं वो महतों होते हैं। हालांकि अधिकारी के तौर पे इन सारे लोग होते हैं लेकिन इसमें से अगर देखा जाए प्रमुख तो महतों होते हैं, ठीक। इनके जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं। अगर कोई ऐसा विवाद हो, अब सजा कैसे दिया जाए, कोई ऐसा होता है कि कौन अपराध कर देता है या तो कोई डाइन, किसी को डाइन साबित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपराध कैसे दिया जाता है। तो आपको हम कई बार उस टाइम बताए थे कि अगर हमारे जो जातीय शासन व्यवस्था में यौन अपराध को बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, डाइन अपराध को भी बड़ा अपराध माना जाता है। अगर आप इन सारे अपराध को करते हैं तो आपको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। और अगर छोटा मोटा आपका अपराध है जैसे संपत्ति से संबंधित या तो कई लड़ाई झगड़ा से संबंधित तो वैसे में आपको आर्थिक रूप से दंड दिया जाता है या आपको शारीरिक दंड दिया जाता है, लेकिन समाज से बहिष्कार नहीं किया जाता है। तो जिस तरह से आप अपराध किए होंगे उसी तरह से आपको दंड दिया जाएगा। यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो दो प्रकार के अपराध यहाँ होते हैं। एक होता है कठोर, अगर कोई अपराध बड़ा अपराध करता है जैसे यौन अपराध या तो डाइन कोई साबित हो जाता है तो उसे कठोर सजा दी जाती है। क्या दी जाती है? कठोर सजा। और एक साधारण सजा दी जाती है जो आर्थिक दंड और शारीरिक दंड के रूप में होता है। जो ये आपके महतों, बेगा, पुजार और गोड़ाइत किसी भी मामला का निपटारा करते हैं, इस सभा में उस गांव के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति भी उपस्थित होते हैं, जैसे गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और वयस्क लोग भी उपस्थित होते हैं। वयस्क लोग कहने का मतलब जो जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वो लोग भी इस सभा में उपस्थित होते हैं। जहां पंचायत किया जाता है, जहां विवादों का निपटारा किया जाता है, वहां उस गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी उपस्थित होते हैं और गांव के वयस्क लोग मतलब 18 वर्ष से जिनकी आयु ऊपर की है वो इस सभा में उपस्थित होते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसका अगर निवास स्थल देखा जाए, असुर जनजाति का जो निवास स्थल देखा जाए, ये हमारे झारखंड में किन किन क्षेत्रों में रहते हैं, तो लोहरदगा में, गुमला में, पलामू में रहते हैं, है ना। तो इनसे प्रश्न अब ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपका जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को देखा गया है। प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रश्न हैं उनको ध्यान में रख करके आपके सामने ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इन सारे पॉइंट को लिखा गया है। आप एक करके पॉइंटों को लिख लीजिएगा और आप यहाँ से नोट्स भी बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति एक घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति कहने का मतलब ये है कि ये जनजाति कभी पहाड़ पे, कभी पर्वत पे और कभी जंगलों में रहते हैं।
अर्थात ये घूमते रहते हैं, और ये घूमते रहते हैं तो इसमें जागरूकता का अभाव है, और जागरूकता का अभाव होने के कारण इसकी जो शासन व्यवस्था है, एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था इन लोग नहीं अपनाए हैं। इसलिए नहीं अपनाए हैं क्योंकि इसमें जागरूकता का अभाव है। ठीक है, इसलिए यही चीज़ हम लिखे हैं कि ये घुमक्कड़ जनजाति है, इसमें जागरूकता का अभाव है, ये राजनीतिक संगठन इनके पास नहीं है। लेकिन ये गांवों का विवाद को निपटारा करने के लिए एक परिषद का निर्माण किए हैं, जिसे हम लोग सामुदायिक परिषद के नाम से जानते हैं। इस सामुदायिक परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो नायक होते हैं। चीज़ों को समझिएगा, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि बंजारा जनजाति के सामुदायिक परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, तो नायक होते हैं। और ये नायक जो होते हैं, इनका जो पद दिया जाता है वो चुनाव करने के बाद ही दिया जाता है, अर्थात चुनाव के बाद ही इस पद को यह नायक का पद किसी को दिया जाता है। अब आता है इसका निवास स्थल, मतलब ये हुआ कि बंजारा जनजाति हमारे झारखंड में किस किस क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में कहने का मतलब यही है कि ये लगभग कहीं कहीं हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग पाए जाते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये दुमका में विशेष तौर पे पाए जाते हैं। बंजारा जनजाति मुख्य रूप से दुमका जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बाथुड़ी जनजाति। बाथुड़ी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति के अंतर्गत आती है। इनका जो जनजातीय संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड प्रजातीय समुदाय से इनका संबंध है। इनकी जो भाषा है वो मुंडारी भाषा है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो भाषा है वो मुंडारी भाषा है। और जितने भी बाथुड़ी जनजाति के लोग हैं वे अपने नाम के पीछे मुंडा या सरदार लगाते हैं। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, जैसे रोहन है आपका नाम, तो ये अगर बाथुड़ी जनजाति से संबंध रखता है तो रोहन मुंडा लिखेगा ये, या रोहन सरदार लिखेगा। क्या है? रोहन सरदार लिखेगा। ये अपने नाम के पीछे ये सारे चीज़ों को यूज करते हैं। इसके गांव का प्रधान जो होता है उसे हम लोग दोहर कहते हैं। यहाँ भी एक प्रशासनिक इकाई है जहाँ गांवों का विवादों का निपटारा किया जाता है। तो इस गांव के जो प्रधान होते हैं, गांव स्तर पे जो विवादों का निपटारा करते हैं, उसके जो प्रधान होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दोहर। और ये दोहर का जो पद होता है वो वंशानुगत पद होता है। इसमें चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है, ये वंशानुगत पद होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज अगर कोई दोहर के पद पे है तो आने वाला टाइम में उसका बेटा इस दोहर के पद को संभालेगा। अंतरग्रामीय पंचायत, अंतरग्रामीण पंचायत, ये एक गांव के वाद विवादों का निपटारा करेंगे। लेकिन अगर दो गांवों के बीच अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रधान इस समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ भी अपराध है। अपराध हम आपको बताएं कि अगर जो बड़ा अपराध कर देता है, जैसे यौन अपराध, या तो कोई डायन साबित किसी को कर देता है, तो वैसे स्थिति में उसे जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। दूसरा अपराध होता है कि अगर संपत्ति से संबंधित तो कोई भी विवाद हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वैसी स्थिति में उसे आर्थिक और शारीरिक रूप से दंडित किया जाता है। तो दंडित यहाँ दो प्रकार से किया जा रहा है। जिनका अपराध बड़ा हुआ है उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, और अगर वो समाज से बहिष्कार उसे कर दिया गया है और फिर से वो समाज में आना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वे अपने समाज को, अपने जाति को भोज भात खिलाएगा उस समाज में शामिल होने के लिए। और जिनकी नॉर्मल अपराध है, कहने का मतलब संपत्ति से लेकर के या गांव के विवाद से लेकर के, तो वे आर्थिक और शारीरिक रूप से उन्हें दंडित किया जाएगा। अगर निवास स्थल की बात करें बाथुड़ी जनजाति की, तो ये झारखंड के लगभग क्षेत्रों में कई जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिंहभूम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेदिया। इस बेदिया को बेदवनिस के नाम से भी जाना जाता है।
इनकी जो शासन व्यवस्था है वो सुदृढ़ शासन व्यवस्था है, एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था है। ठीक है, इनके ग्राम स्तर पे प्रधान होते हैं जो ग्राम स्तर के वाद विवादों को निपटारा करने की काम करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रधान। ठीक, और इस प्रधान के जो सहयोगी होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं गोड़ाइत, है ना, गोड़ौत, या हम लोग आम चाल भाषा में गोड़ाइत भी कहते हैं। हालांकि गोड़ाइत का काम ही होता है संदेशवाहक। चीज़ों को आप समझिएगा थोड़ा सा, इस चीज़ों को आप शायद देखे भी होंगे। जैसे गांव में भी एक मुखिया होता है। मुखिया, अगर हम लोग 73वां संविधान संशोधन के पहले की भी बात करें, जब त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था नहीं अपनाया गया था हमारे देश में, उसके पहले भी हमारे गांव में एक मुखिया हुआ करता था। ठीक है, जिनके नेतृत्व में पूरा गांव काम किया करता था। ठीक है, और उसी में एक गोड़ाइत भी हुआ करता था। गोड़ाइत एक गांव में रहने वाले कह सकते हैं एक जाति ही होते हैं। तो ये गोड़ाइत का काम ये होता था, जैसे यहाँ आप समझिए कि यहाँ पूरे लोग ग्रामवासी लोग रह रहे हैं, इनका मान लिया जाए हल चोरी हो गया, हल चोरी हो गया, तो ये जब इनका हल चोरी हो गया तो ये जाएंगे गोड़ाइत के पास भी जा सकते हैं जिनका हल चोरी हुआ है, या ये मुखिया के पास जाएंगे। ये मुखिया कहेगा गोड़ाइत को कि पूरे गांव में ये बता दो कि इनका हल चोरी हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मुखिया बताएंगे गोड़ाइत को कि ये संदेश पूरे गांव में पहुंचा दो कि इनका हल चोरी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गोड़ाइत पूरे गांव वालों को अवगत करवाएंगे कि इनका जो हल चोरी हुआ है। वही बात यहाँ है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है, जो ग्राम स्तर पे प्रमुख होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रधान, और उनके जो सहयोगी होते हैं उसे गोड़ाइत कहते हैं। गोड़ाइत संदेशवाहक का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हल इनका चोरी हुआ, लेकिन ये पूरे गांव को बता रहे हैं, पूरे गांव को संदेश देने की काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राम स्तर के विवादों का निपटारा प्रधान करेंगे। अगर दो गांवों के बीच का समस्या हो तो इसे अंतरग्रामीण में ले जाया जाएगा, और अंतरग्रामी के जो प्रमुख होंगे उन्हें हम लोग सरकार कहेंगे। ये दो गांवों के बीच की समस्या का निपटारा करेंगे। ठीक है, अब आता है पंचायत। पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे हम लोग प्रज्ञेत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो पद हैं, जैसा आप प्रधान का पद देखें, गढ़त का पद देखें, सरकार या प्रज्ञेत का पद देखें, ये सारे जो पद होते हैं वो वंशानुगत पद होते हैं। इनका चुनाव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इनका चुनाव हुआ उसके बाद इस पद को ये संभालने के लिए आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अगर ये है तो इनका बेटा कल होगा, ऐसी स्थिति है। नेक्स्ट आता है बिंजिया जनजाति। बिंजिया जनजाति अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। जातीय पंचायत का प्रधान जो होता है, बिंजिया जनजाति में भी एक जातीय पंचायत की व्यवस्था है, और इस जातीय पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसे हम लोग मादी या गद्दी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा भी यहाँ एक जातीय पंचायत है बिंजिया जनजाति में। इसके अलावा भी प्रत्येक घर के सदस्य मिल करके एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि समिति का जब गठन करते हैं तो प्रत्येक घर के एक सदस्य होते हैं। ठीक, और इस प्रतिनिधि सदस्य के जो प्रमुख जिन्हें बनाया जाता है उसे हम लोग करटाहा कहते हैं। और करटाहा जो होता है सभी विवादों का फैसला करता है, और ये अगर कोई सभी विवादों का फैसला कर रहे हैं और इनके द्वारा दिया गया जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। इसके बाद आप इनका निर्णय अंतिम होगा, इनके निर्णय को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, बिंजिया जनजाति में जातीय पंचायत एक था जिनके प्रधान मादी या गद्दी को कहा जाता था, है ना। अगर यहाँ की फैसला से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो यहाँ के फैसला से संतुष्ट होना होगा आपको, क्योंकि उनका जो निर्णय होगा अंतिम होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई भी विवाद को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहाँ के फैसला से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट की फैसला से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो अंतिम फैसला होगा और वो फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ जो करटाहा द्वारा दिया जाएगा फैसला
वो अंतिम फैसला होगा और वो फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा अपराध के मामले में ये अलग है। यहाँ अपराध दो प्रकार से किए जाएंगे, जैसा कि वहाँ भी किया जाता था। तो वहाँ एक नॉर्मल अपराध हुआ करता था, जैसा अगर गांव से संबंधित कोई विवाद हो गया हो या संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो गया तो नॉर्मल अपराध के अंतर्गत आता था, जिसे आर्थिक और शारीरिक दंड दिया जाता था। सिर्फ अगर ऑन अपराध हुआ करता था तो उसे क्या है, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। अगर उसे समाज में फिर से आना होता था तो भोज भात उन्हें खिलाना पड़ता था। लेकिन यहाँ अलग है थोड़ा सा, यहाँ ऑन अपराध करने पर भोज भात खिलाने पे समाज में फिर से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन गोभक्षण अर्थात गौ कहने का मतलब गाय की मांस खाने वाले लोगों को कभी समाज में लाया ही नहीं जाएगा, अर्थात उसे समाज में सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा। ऐसा है कि उसे समाज में सम्मिलित करना असंभव है, ऐसा है, ठीक है। अगर ये भोज भात खिलाते हैं तो इन्हें फिर से स्वीकार कर लिया जाता है, समाज में मिला लिया जाता है। लेकिन गोभक्षण करने वाले लोगों को समाज में फिर लाया नहीं जाता है। इसका निवास स्थल की बात करें तो सिमडेगा, रांची और खुट्टी में ये निवास करते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ये निवास स्थल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो बार बार ये टाइम नहीं मिलता कि एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ें, इसलिए मैंने आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ से दे रहे हैं। एक होता है बिरजिया। बिरजिया का मतलब ये होता है जंगल में जीने वाला आदिम जनजाति को हम लोग ही बिरजिया कहते हैं। ये जातीय, इसमें भी जातीय पंचायत होती है, लेकिन इसमें एक ही प्रकार की जातीय पंचायत। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मुंडा जनजाति से संबंधित जानकारी प्राप्त किए होंगे, ठीक है, या तो वहाँ आपने देखा कि गांव के जो प्रधान होते थे वो उसे हम लोग मुंडा कहते थे। अगर मुंडा समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो आप उससे आगे बढ़िए और पट्टी में जाइए, और पट्टी के जो प्रमुख हुआ करते थे वो मानकी हुआ करते थे। अगर आप यहाँ की फैसला से संतुष्ट नहीं हो पाए तो आप पढ़ा में जाइए, और पढ़ा के प्रमुख हुआ करते थे पढ़ा राजा, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से संतुष्ट नहीं हो पाए तो यहाँ जाइए, यहाँ से नहीं हो पाए तो यहाँ जाइए। लेकिन यहाँ एक ही है, एक ही में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, जिसके प्रमुख बेगा होते हैं और कई अधिकारी होते हैं, जैसे बेसरा, धावक, बुजुर्ग, सम्मानित लोग। सम्मानित लोग कहने का मतलब यह हुआ कि ग्राम के कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको इस शासन व्यवस्था के बारे में ये अनुभव होता है। वे लोग फैसला देते हैं। यहाँ के बुजुर्ग लोग भी सम्मिलित होते हैं उस सभा में देखिए, आपके बेगा भी सम्मिलित होते हैं, बेसरा भी सम्मिलित होते हैं, धावक भी सम्मिलित होते हैं, बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग लोग भी सम्मिलित होते हैं, और कुछ ज्ञानी लोग भी सम्मिलित होते हैं जो इस शासन व्यवस्था से संबंधित ज्ञान रखते हैं। इसका निवास स्थल की बात की जाए तो ये गुमला, लोहरदगा, पलामू में रहते हैं। इसकी थोड़ा सा अन्य एक फैक्ट हम आपको लिखवा दिए हैं, शायद हमें लगा कि शायद पूछा जाए कभी, तो हम इससे रिलेटेड एक फैक्ट और लिखवा दिए हैं कि बिरजिया जनजाति में जो शादी का तिथि तय किया जाता है वो हंडिया पीकर किया जाता है। हंडिया एक पेय पदार्थ होता है, ये भात को सड़ा करके बनाए जाने वाला पेय पदार्थ होता है। भात को सड़ा करके बनाया जाने वाला एक पेय पदार्थ होता है, जो ये नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। शादी का जो तिथि तय किया जाता है वो हंडिया पीकर किया जाता है, और हंडिया पी करके जिस दिन शादी का तय फिक्स किया गया उसके ठीक एक साल बाद शादी होता है। नेक्स्ट है बिरहोर। बिरहोर जंगल का आदमी या घुमक्कड़ जनजाति, जंगल में रहने वाले लोग, और जंगल में रहने वाले लोग हैं तो घूमते ही रहेंगे, इसलिए ये बिरहोर जो जनजाति है वो जंगल में रहने वाले आदमी हैं, और ये घुमक्कड़ जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो भाषा है वो बिरहोरी भाषा है, और यह बिरहोरी भाषा मुंडा परिवार की भाषा से संबंधित है। कहीं ना कहीं मुंडा परिवार की भाषा से संबंध बिरहोरी भाषा रखती है। ये जंगल में घूमते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी एक संगठन बना लेते हैं, एक यहाँ संगठन बना लिए, यहाँ संगठन बना लिए, यहाँ संगठन बना लिए। कुछ लोग
जंगलों में घूमते हैं और एक संगठन बनाते हैं, और इस संगठन को हम लोग टांडा कहते हैं। क्या कहेंगे? इस संगठन को ही हम लोग टांडा कहेंगे। चीज़ों को समझिएगा। घूमते हैं, संगठन बना करके घूमते हैं, और इस संगठन को हम लोग कहते हैं टांडा। देखिए, हम यही लिखा है कि टांडा सर्वोच्च संगठन होता है। इन जनजाति में टांडा एक सर्वोच्च संगठन होता है, जिनका मुखिया नाय होता है। इस सर्वोच्च संगठन का मुखिया नाय होता है। इनका सहयोगी दिगुआर या कोटवार होता है। दिगुआर और कोटवार होता है। इसका अगर मामला की बात करें, इसका मामला का जो निपटारा करते हैं, बिरहोर जनजाति के बीच कुछ वाद विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा जो करेंगे वो नाय करेंगे। नाय इसलिए करेंगे क्योंकि वो सर्वोच्च संगठन के मुखिया होते हैं। उसके साथ साथ टांडा के ग्रामवासी भी करेंगे। जितने भी इस संगठन का निर्माण किए थे, तो इसमें तो कई लोग होंगे, कितने वासी होंगे, उस ग्रामवासी भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। जब कोई भी मामला को सुलझाया जाएगा, जब कोई भी मामला को सुलझाया जाएगा तो एक सभा की आयोजन होगी। उस सभा में आपके नायब भी होंगे जो प्रमुख होंगे, उसके बाद उस गांव के ग्रामवासी भी होंगे। ठीक है, वही यहाँ चीज़ें बताया जा रहा है कि नाय तो होंगे ही होंगे, और टांडा के साथ गांववासी भी होंगे। टांडा भी होंगे और टांडा के साथ वहाँ के लोग ग्रामवासी भी होंगे। नेक्स्ट आता है आपका बेगा। बेगा एक आदिम जनजाति है। इनका भी संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समूह की जनजाति से है। इनका प्रमुख जो होता है वो मुकद्दम होता है, जिनका पद होता है वो वंशानुगत पद होता है। ठीक, बेगा जो होता है वो आदिम जनजाति होता है, और इनके जो प्रमुख होते हैं वो मुकद्दम होते हैं, और यह पद जो होता है मुकद्दम का वो होता है वंशानुगत। इनके सहयोगी दो होते हैं, जिनका नाम होता है सिख और सयाना, है ना। और ये सिख और सयाना का जो पद होता है वो चुनाव के माध्यम से इनको पद दिया जाता है। इनका जो पद होता है वो वंशानुगत पद हुआ, लेकिन इनका जो पद हुआ वो चुनाव के माध्यम से इन्हें दिया जाता है। इस जनजातीय में भी एक संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। उसका नाम होता है चारीदार। उनका नाम होता है चारीदार। एक आंकड़ा आपके सामने हम और लेकर के आते हैं। नया आंकड़ा लेकर के आपके सामने उपस्थित है। मैंने इसके पहले बेदिया जनजाति के बारे में आपको बताया। मैंने आपको वहाँ एक लाइन में ये भी बोला था कि बेदिया जनजाति को वेदवनिश भी कहा जाता है, लेकिन थोड़ा आप वहाँ चीज़ों को सुधार लीजिएगा। वेदिया जनजाति खुद को वेदवनिश कहना पसंद करते हैं, उसे वेदवनिश कहा नहीं जाता है। चीज़ों को लिख लीजिएगा कि वेदिया जनजाति खुद को वेदवनिश कहना पसंद करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे भूमिज जनजाति के बारे में। भूमिज का मतलब होता है भूमि में जन्म लेने वाला। बहुत ऐसे जनजाति में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन भूमिज जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण इसे कहा जाता है। भूमिज जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। चीज़ों को लिखिएगा। यहाँ भी जातीय पंचायत पाए जाते हैं। गांव स्तर पे जितने भी मामले का निपटारा करना होता है वे प्रधान करते हैं। प्रधान के सहयोगी और उस सभा में वहाँ के बुजुर्ग भी उपस्थित होते हैं, वहाँ के वयस्क लोग भी उपस्थित होते हैं। लेकिन उसमें से जो प्रमुख होते हैं, जो निर्णय देने की काम करते हैं गांव स्तर पे, वो होते हैं मुखिया। और मुखिया का जो पद होता है वो पद वंशानुगत पद होता है। यहाँ हम चीज़ों को लिख दिए हैं। देखिए, गांव के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया होते हैं, उनका पद वंशानुगत होता है। भूमि जनजाति में पिता का जो संपत्ति होता है वो बेटों के बीच बांट दिया जाता है, विभाजन किया जाता है। ये अगर किसी भी लोग का दो बेटा है तो दोनों बेटों के बीच उसके पिता का संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। और अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसका संपत्ति उनके बेटी को दे दिया जाएगा। ठीक, यहाँ एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस समय मैंने आपको बताया ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 9
वहाँ गोत्र पाए जाते थे, है ना। और वहाँ ऐसे एक गोत्र में एक ही जाति के लोग रहते थे। कहीं कहीं ऐसा होता था कि एक गोत्र में एक से अधिक प्रकार के जाति भी पाए जाते थे, लेकिन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में एक प्रकार के जाति एक गोत्र में ही पाए जाते थे। हालांकि आप यहाँ समझ जाइएगा, गोत्र एक प्रकार का समाज, मतलब एक समाज में एक प्रकार के लोग, गोत्र से आप समझ जाइए कि एक समाज। तो एक समाज या एक गोत्र में एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से, अगर दोनों एक ही गोत्र का व्यक्ति है तो ये आपस में शादी नहीं कर सकता है। ऐसे हम लिखें कि सगोत्रीय विवाह नहीं होता है। अगर दो व्यक्ति एक ही गोत्र से हैं और उनको शादी करना है तो ऐसे में शादी नहीं होगा, उनका गोत्र अलग अलग होना चाहिए। घने जंगल चुहाड़, कहने का मतलब ये है कि वे भूमि जनजाति जो पहले घने जंगल में रहा करते थे उन्हें चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चेरो। चेरो जनजाति एक प्राचीन जनजाति है। इसे 12 हजारी या 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड प्रजाति समुदाय से इनका संबंध है। इनके ग्राम स्तर पे भी पंचायत होती है और अंचल स्तर पे भी। जिनके प्रधान होते हैं वो मुखिया होते हैं, और जिला स्तर पे भी होती है जिनके प्रधान सभापति होते हैं। ठीक है, जिनके प्रधान सभापति होते हैं। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो सभापति किसे हम लोग कहेंगे? सभापति हम लोग कहते हैं जो राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं, अर्थात हम लोग उपराष्ट्रपति को कहते हैं। उपराष्ट्रपति को ऐसे उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, उनको सभापति के लिए वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को देखिए, पहले सभापति का यूज कहाँ किया जाता था और आज के दौर में अगर देखा जाए तो सभापति का पद कितना बड़ा है। दंड की बात की जाए तो अपराध के अनुसार कहने का मतलब ये है कि बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ 2 प्रकार के लोग अपराध करते थे, जिसे कभी जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था और जिनका कम अपराध हुआ करता था, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ करता था समाज में, या तो संपत्ति से लेकर के विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वैसे स्थिति में उसे आर्थिक या शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था। लेकिन जो यौन अपराध किया हो, डाइन साबित कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं, अगर उसे समाज में फिर से अंदर आना होता है तो उसको सभी जाति को भोज भात खिलाना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था। इसे बुनकर जनजाति भी कहते हैं, क्योंकि ये कपड़े को बुनते रहते हैं और इसे हाथ से बने कपड़े को जनक कहा जाता है। हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है चीफ बड़ाइक जनजाति को। इनकी जो भाषा है ये मुंडारी भाषा भी बोलते हैं, नागपुरी भाषा भी बोलते हैं, हिंदी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, झारखंड में ये तीनों भाषाएं लोग बोलते हैं। जातीय शासन व्यवस्था यहाँ नहीं इसलिए है क्योंकि 15-15 सदस्य कहीं जाते हैं और वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो 15-15 लोगों का एक लोगों का एक समाज होता है, कह सकते हैं। 15 लोग जहाँ मिल गए वहीं लोग रहने लगते हैं। तो गांव स्तर पे इनका कोई शासन व्यवस्था नहीं होता। लेकिन कभी कभी जब 15-15 लोगों आपस में अगर कोई तालमेल ना बैठे, विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अंतर ग्रामीण की व्यवस्था है जहाँ इनके मामलों को सुलझाया जाता है। उनके प्रमुख राजा होते हैं और ये राजा परंपरागत नियमों के हिसाब से इनकी सुनवाई करते हैं। यहाँ लिखे प्रथागत नियम के हिसाब से इनकी सुनवाई करते हैं। अब ये राजा के जो सहायक होते हैं वो दीवान होते हैं, पनेर होते हैं। और इस जो दीवान और पनेर का जो पद होता है वो वंशानुगत पद नहीं होता है। इनका अगर निवास स्थल की बात की जाए, झारखंड में कहाँ रहते हैं? रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा में मुख्य रूप से रहते हैं।
चिफ बड़ाइक जनजाति को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय चिफ बड़ाइक कल्याण समिति का संगठन बनाया गया है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति। अगर इनकी जाति समुदाय की बात करें तो इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड जाति समुदाय से है। इनकी भाषा जो है वह गोंडी है, लेकिन ये वर्तमान में झारखंड में सादरी और नागपुरी भी बोलते हैं। इनका जो प्रमुख है वो बेगा है और इस बेगा को स्याना भी कहते हैं। जातीय पंचायत के जो इनके प्रमुख हैं वो बेगा हैं और इस बेगा को स्याना के नाम से भी जाना जाता है। इसका निवास स्थल की बात करें तो रांची, सिंहभूम, पलामू में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुड़ाइत जनजाति। गुड़ाइत जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड जाति समुदाय से है। इनकी भाषा जो है ये आस्ट्रिक भाषा परिवार से इनकी भाषा का संबंध है। यहाँ भी पिता की संपत्ति को बेटों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। अगर बेटा नहीं है तो फिर बेटी को दिया जाता है। निवास स्थल की बात करें तो हजारी, पलामू, संथाल परगना, धनबाद और सिंहभूम में गुड़ाइत जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। इसमें कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता। इनका जो जनजातीय समुदाय है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समूह से इनका संबंध है। इनकी भाषा जो है वो कुंडाली है। जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है उसे हम लोग मालिक कहते हैं, ठीक है। और परगनेत का निर्माण कब होता है? 15 से 20 गांवों के मिलने से एक परगनेत का निर्माण होता है, ठीक है। और इस पंचायत को हम लोग कहते हैं सतगवैया, ठीक है। 15 से 20 के बीच गांव रहा तो ठीक है, हम लोग परगनेत कहते हैं। उस पंचायत को हम लोग सतगवैया कहते हैं। लेकिन 20 से अगर ऊपर हो जाता है और फिर एक पंचायत की निर्माण होती है तो उसे हम लोग बाईसी कहते हैं। क्या कहेंगे? बाईसी कहते हैं। देखिए यहाँ भी अपराध किए जाते हैं, जैसे संपत्ति से संबंधित, डायन से संबंधित, ये सारे अगर अपराध किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अपराधी को खोलते हुए पानी में हाथ डालने के लिए कहा जाता है। अगर वे हाथ डालने से डरते हैं या उनके शरीर पे सिकन आ जाता है, सिकन कहने का मतलब यहाँ समझ सकते हैं घबराहट आ जाता है, तो वैसे स्थिति में उसे समझा जाता है कि यह दोषी है। अगर वह दोषी है तो उसे थूक चटाया जाता है, माथा छील दिया जाता है और कालिक पोत दिया जाता है, जैसा मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है। खोलते पानी में थूक चटाया जाता है। खोलते पानी में क्या है कि हाथ डालने के लिए कहा जाता है। अगर सिकन आ जाए तो उसे दोषी माना जाता है, या घबराहट आ जाए तो दोषी माना जाता है। थूक चाटने के लिए कहा जाता है। सामाजिक उपवास कहने के लिए कहा जाता है। सामाजिक उपवास करने के लिए कहा जाता है। बाल मुड़ाना प्लस भोज भात भी खिलाना पड़ता है। आर्थिक और शारीरिक रूप से इसे दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है कंवर जनजाति। कंवर जनजाति को 8 जनवरी 2003 को 31वां जनजाति के रूप में इन्हें दर्जा मिला। हालांकि आपको पता है झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें से 31वां जनजाति के रूप में कंवर जनजाति है, जिनको मान्यता 8 जनवरी 2003 को मिली है। इनका जनजातीय समुदाय जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड जाति समुदाय से इनका संबंध है। इनकी भाषा अगर बात की जाए तो सादरी भाषा के समान है, लेकिन कावरासी कहते हैं। इनका जो भाषा है सादरी भाषा के समान है, लेकिन इसे कावरासी कहते हैं, ठीक है। यहाँ जातीय पंचायत पाई जाती है। जातीय पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे पटेल या प्रधान कहते हैं। अंचल स्तरीय पर भी और कई गांवों के मिलने से अंचल स्तरीय का निर्माण होता है। कई अंचल स्तरीयों के मिलने से केंद्रीय पंचायत का निर्माण होता है। यहाँ भी हम आपको बताएं कि दंड जो दिया जाता है वो अपराध के अनुसार दिया जाता है। छोटा दंड हो तो शारीरिक और आर्थिक रूप से उसे दंडित किया जाता है। बड़ा दंड हो या बड़ा अपराध हो तो उसे समाज से भी बहिष्कार किया जाता है। फिर उसे समाज में सम्मिलित होने के लिए भोज भात खिलाना पड़ता है। अन्य की बात करें, अन्य जानकारी से संबंधित अगर बात करें तो कंवर जनजाति में लड़का को चोरा कहा जाता है, लड़की को चोरी कहा जाता है, पुरुष को डांका कहा जाता है और महिला को डांकी कहा जाता है। महिलाओं को डांकी कहा जाता है। लोहरा जनजाति के बारे में बताएंगे।
लोहरा जनजाति जो है वो औजार बनाने में निपुण है, मतलब ये औजार बनाने की काम करते हैं, ये औजार बनाने में एक निपुण हैं। इनका भी संबंध प्रोटो-स्टोलोन जनजाति से संबंधित है। इनके यहाँ जातीय पंचायत, अंतर्ग्रामीय पंचायत भी होती है। इनका निवास स्थल की बात करें तो सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, रांची, संथाल परगना आदि में हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। यहाँ चीज़ें देखिए, अगर आप पहले वाली चीज़ों को समझे होंगे तो बहुत सारा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है यहाँ, हालांकि याद रखना पड़ेगा आपको, लेकिन वहाँ से समझ रखने के बाद ये सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि इसके पहले मैंने कई जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित आपको जानकारी दे दिया है। हालांकि यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बातें तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये पूरी यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप यहाँ तक की चीज़ों को याद करते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आने वाले सारे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। और आपको, अगर आपके अंदर आपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के बुक को लें और वहाँ से आप सारे ऑब्जेक्टिव को हल करें, आपसे सारे ऑब्जेक्टिव हल हो पाएंगे। चलिए, इसके बाद आपका इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसके बाद आपका जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।